नियम को पढ़ रहे थे और ये लिख लिया आप लोगों ने, तो ठीक है। चलिए, तालवी ध्वनियों वाली बात कर रहे थे। एक तो आपका ये श, एक ये श और ये श। ओके, कल तालवी श के बाद आज विसर्ग संधि समाप्त कर लेंगे हम फिर, ठीक है। अब जब मिलेंगे हम तो एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ, कल कोई सिक्योरिटी नहीं मेरा आने की। कल हमारे राज्य स्तरीय शिक्षक का सम्मेलन है, ठीक है ना, जयपुर में और राजसमंद में, अलग अलग जगह पर है। तो अगर मैं यहाँ अवेलेबल हुआ तो आ जाऊंगा, नहीं तो आप कहाँ चले जाओगे? हाँ ठीक है, ओके, कोई बात। कल इस नियम पर बात की थी। ये देखो, ये हाँ एक आइडिया है, इसको यही रहने देते हैं, है ना। वैसे आवाज आपको सुनाई दे रही। कल हमने तालव्य ध्वनि, क्या है ना, विसर्ग वाली तालवी जो ध्वनि है, नहीं ये रिवाइज कर रहा हूं। तालवी जो ध्वनियां थी कौन कौन सी थी? च, छ और श, ठीक है। तो विसर्ग किस में बदला था? श में बदला था, याद रखना, ठीक है। तो निःशुल्क मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ाया निःशुल्क, वो सबसे ज्यादा है। इसमें आपका श जो है वो आधा आएगा फिर पूरा आएगा। तो हम जानकारी के अभाव में कई बार ये ऐसे पूरा इस तरीके से लिख देते हैं, ये अशुद्ध है। वैसे अगर कोई लिख देता है तो उसको इस नियम का पता नहीं है, तो ये आपको नहीं लिखना। अगर आप लिखना ही चाहते हो तो फिर आपको संधि करके इसको ऐसा लिखना है, और ऐसा नहीं लिखा हुआ मिले और ऐसा मिले तो वो राइट है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उसमें संधि नहीं हो रही, ठीक है ना। ये चीज हमने कल पढ़ ली थी। तो तालवी ध्वनि के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं इस स के बारे में कि ये कब आता है। और किसी छात्र ने सवाल किया था मुझसे कि सर इसका संधि विच्छेद, उसका नियम अभी आने वाला है। इस स पर बात करें। इस स को क्या बोलते हैं? संस्कृत में दीर्घ नाम दंत और हिंदी में वर्ष से बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कहा गया है? अब हम अघोष ध्वनियों को लाएंगे। अघोष ध्वनियों में बात करते हैं, विशेष तौर से देखिए ये जो नियम है, विसर्ग से पहले अ की ध्वनि, विसर्ग से पहले अ की ध्वनि, या फिर विसर्ग से पहले कौन आना चाहिए? आ। और इसके बाद अघोष, यहां एक अपवाद अभी आएगा थोड़ी देर बाद, चाहे अघोष क हो या अघोष प हो या अघोष स हो, ये सारे कौन है? अघोष है। तो ये जब आ जाए तो ये विसर्ग जो है वो बदल जाता है सम, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए समझते हैं इसको। ये एक शब्द है नमः और इधर आ गया कार, तो ये बन जाता है नमस्कार मित्रों, है ना। तो नमस्कार, नमोधन कार से क्या बन गया? नमस्कार। और इसी के पैरेलल एक और बनता है नमः धनते और नमस्ते। अच्छा बताइए, नमस्कार और नमस्ते में क्या अंतर? देखो दोनों में यही अंतर स्पष्ट दे रखा। नम यानी नमन का भाव, ते का मतलब उनको। जो उम्र और अनुभव में हमसे बड़े हैं उनको हमेशा सदैव नमस्ते किया जाता है, याद रखना। और बराबर वालों को या अज्ञात है को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए कभी देखना टेलीविजन न्यूज एंकर वगैरह, नमस्कार आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है ना, वो नमस्ते कभी नहीं कहेंगे, वो नमस्कार कहते हैं, क्योंकि अज्ञात है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं। और बराबर वाले देखिए, आप मेरे से बहुत छोटे, वैसे यूं ना जाए, मैं आपको अपने बराबर मानता हूँ कि बराबर है, मेरे समकक्ष है, आप मेरे मित्र के बराबर हो, है ना। इसलिए मैं आपको नमस्कार अभिवादन करता हूँ। इसके पीछे ये कि एक आत्मीयता का भाव झलकता है, कहीं ये नहीं हो कि दूरियां, क्योंकि एक वो गुरुकुल परंपरा थी जिसमें गुरु और शिष्य में बहुत दूरियां होती थी। एक गुरु आस्था का केंद्र बना रहता था, गुरु
बहुत ऊंचे दर्जे पर होता था और शिष्य जो होता था वो उसकी सेवा में लगा हुआ ही रहता था, मतलब वही एक परम मतलब परिपाटी बनी रहती थी। हालांकि सम्मान तो होता ही था, सम्मान अभी भी करते हैं, तो लेकिन एक दिखावे का सम्मान नहीं होना चाहिए। सम्मान तो हृदय से होता है, आत्मा से होता है। मेरे भी जब कोई गुरु रहे होंगे जो कभी मिलते हैं मुझे, तो मेरा उनके प्रति जो भाव है वो एक अलग ही प्रकार का, इसमें कहीं दिखावापन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये आपको मित्र मानता हूं, मेरे बराबर हो। मित्र के साथ कोई चीज छुपाई नहीं जाती, ठीक है ना, जो चीज होती है बराबर बात कह दी, चलो ऐसा है। लेकिन शिष्य में और टीचर में कुछ दूरी रहती है, कुछ मतलब गंभीरता वाली बातें होती है, वो कई बार टीचर उनके साथ नहीं करता, शेयर नहीं करता। लेकिन यहाँ कंपटीशन है, यहाँ कंपटीशन, अनुभव झोंकना आपको, मुझे आप पर, मैंने आज दिन तक जितनी पढ़ाई की और मैंने कंपटीशन के पेपर को जो देखा, क्योंकि मैं कंपटीशन के पेपर सिर्फ यही नहीं, जहां जहां कंपटीशन का हिंदी का पेपर आता है, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं हिंदी भाषी, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, है ना, चाहे दिल्ली से संबंधित हो, उनके कंपटीशन एग्जाम में, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे वहां की शिक्षा विभाग की भर्ती हो, चाहे वहां पटवारी एलडीसी, जहां हिंदी का पाठ्यक्रम है और हिंदी का प्रश्न पत्र है, मैं इतने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करता हूं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर का बनाने का काम वगैरह, और ये उसका काम हम करते ही हैं काफी टाइम से, तो ये अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे वो चीज एक टीचर और एक स्टूडेंट में उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती जितनी आत्मीयता किसमें आ जाती है, नमस्कार के अभिवादन करने से। कोई होता है जो नमस्कार करता है, बाकी जनरली नमस्ते सर, नमस्ते, यकीन है आप, क्योंकि आपके संस्कार क्या कहते हैं कि अब मैं आपकी उम्र में बड़ा हूं, अनुभव में बड़ा हूं, इसलिए आप नमस्ते करेंगे, क्योंकि सर नमस्ते किया जाता है। लेकिन मैंने आपको अपना क्या माना है, मित्र माना है, इसलिए मेरा अभिवादन क्या होता है, नमस्कार होता है। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए अब मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे मित्र हो, इसका मतलब, मित्र का मतलब क्या समझे आप, मित्र से कोई बात छुपाई नहीं जाती, और मित्र से मित्रतावत कोई लाज शर्म ऐसा नहीं। मैं आता हूँ, देखो लास्ट तक आ जाता हूँ, किसी के कंधे पे ऐसे हाथ रखता हूँ दोस्त की, इसका मतलब ये है कि अरे ये तो सर मेरे दोस्त की जैसे, कई बार होते ना, अरे मैं यूं काम करवा दूंगा, टेंशन मतलब, है ना, तो ऐसा होता है ना कई बार, तो उसको वो अलग वे में ले लेता, कोई अलग वे में भी ले लेता है, करो यार ये तो अपने कोई खास है अपने, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि के प्रति और विषय अध्यापक के प्रति कभी भय नहीं रहता, वो बेखौफ कह सकता है सर ये चीज कैसे हो सकती है मुझे बताओ। कई बार पता है किसी बच्चे के प्रश्न पूछने की जिज्ञासा बड़ी ललक है, लेकिन उस शिक्षक को देख करके, क्योंकि वो डांट देगा, फटकार देगा या हमारी इंसल्ट कर देगा, उस समय फिर हम प्रश्न पूछने से क्या करते हैं, बच जाते हैं, घबराते हैं, क्योंकि नहीं ये अभी पूरे इसको स्टूडेंट में मैं प्रश्न पूछ दूंगा तो क्या पता ये कुछ कह देंगे। लेकिन कि कोई भी प्रश्न आता है, मैं उस प्रश्न का बड़े सहजता के साथ जवाब देता हूं। लेकिन कंटेंट पढ़ रहे और उसमें कोई कुछ क्वेश्चन उलझुल दे दिया, कर समास की बात कर रहे नहीं है, अभी हम संधि की बात कर रहे हैं, न कोई एक वचन बहुवचन की बात करने लग गया, तो आप देखिए विषय हम जा कहां रहे हैं, दिल्ली, केरला की क्या बात कर रही है, दिल्ली आ रहे तो दिल्ली की बात करो ना, तो वही बात होती है। कोई किसी को प्रश्न पूछने का तरीका नहीं आता, उसी विषय से रिलेटेड अगर प्रश्न किया जा रहा है तो निश्चित उसका जवाब मिलेगा, और बाकी का जवाब मिलने का, क्योंकि फिर हम विषय से पटक जाएंगे। इसलिए प्रश्न मैं कहता हूं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ऑनलाइन में, कुछ बच्चे इतने बढ़िया हैं कि सर पढ़ा रहे तब तक वो कभी कमेंट नहीं करते, जैसे मेरा कंटेंट पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि पता है कभी ऑफलाइन के सभी बच्चे लिखने का काम कर रहे हैं, फिर वो प्रश्न पुटअप करते हैं, मैं भी फ्री होता हूँ तो मैं पढ़ता रहता हूँ, कहा इसने ये किया, और वो क्वेश्चन मिल जाता है। वही सही तरीका पढ़ाते समय, कभी प्रश्न, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देखूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब, इसलिए स्क्रीन पर देखता करके रख, जब कंटेंट पूरा होगा फिर उसके बाद पढ़ाया जाएगा। खैर बात करते, क्योंकि मुझे याद है किसी ऑफलाइन ऑनलाइन वाले में सवाल किया था, सर नमस्ते कश्चित क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद होता है नमः धन ते, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, अपने से उम्र में जो बड़े होते हैं, याद रखना, कभी जैसे कभी सड़क के किनारे कोई आंटी जी अपने साथ कोई बच्चे को लेके जा रही है और कोई व्यक्ति सामने से आता है, तो उसको बच्चे को कहती है बेटा अंकल को नमस्ते करना, वो नमस्कार करना ऐसा नहीं कहती, क्या कहती है वो,
नमस्ते। क्यों? क्योंकि वो अंकल उससे उम्र और अनुभव में बड़े होते हैं, इसलिए उनको अभिवादन। ये तो बहुत सम्मान है। ये इसमें भी इस सम्मान की बात करें तो इसमें सम्मान सबसे ज्यादा है, वजनदार है, नमन है उनको। ठीक है, नमदंते क्या बन गया? नमस्ते। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है पुरह, और इधर आ गया कार, और क्या बनेगा? ये बनेगा पुरस्कार, पुरस्कार। इस तरीके से जयशंकर प्रसाद की एक अच्छी कहानी भी है ये। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, ये है श्रेय। श्रेय का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इधर आ गया कर, और ये आता है श्रेयस कर। श्रेयस कर का मतलब ये जो कार्य किया जा रहा है वो आपके लिए श्रेष्ठ है। आपके लिए श्रेष्ठ कर ये होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसको भी देखें, सुने, फिर उसके बाद लिखे। श्रेष्ठ वही है। श्रेय धन कर से क्या बन गया? श्रेष्ठ कर। अब कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भाह, और इधर आ रहा है कर, और क्या बन गया? भास्कर। अब इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। भा का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला। कर का अर्थ होता है किरणें, अर्थात उजाले रूपी किरणों को फैलाने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही है, सूर्य। भास्कर का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आपको परीक्षा में ये भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है भाह, और इधर आ गया पति, और क्या? और ये बनेगा भास्पति, यानी कि प्रकाश का स्वामी, उजाले का स्वामी कौन है? सूर्य। ठीक है, भादन पति से क्या बन गया? भास्पति। इसी प्रकार से देखिए, ये एक और उदाहरण लेते हैं। ये है तिरह, और इधर क्या आ जाएगा? कार, और क्या बनेगा? तिरस्कार। तिरस्कार करना, अपमान करना, अवहेलना करना, वो सब इसी के अंदर इस बात आती है। अगला देखिए, ये है पर, और इधर आ गया पर। बताओ क्या बनेगा? परस्पर। इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से ले लेते हैं वाचः, और इधर आ गया पति। क्या बनेगा? वाचस्पति। इस तरीके से वाच बोलो कौन होता है? वाणी। वाणी का पति ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त होता है ये। ठीक है, वाचस्पति। वाचः धनपति क्या बन गया? वाचस्पति। इसी प्रकार से अब मुझे बता गया, जैसे और इधर आ गया पति, ये वनस्पति। इस तरीके से वनस्पति, इस तरीके से शब्द बनेगा वनद। और अघोष एक और है, सॉरी, त और ले लो। ये त हो गया, तो उदाहरण भी इसका भी ले लेते हैं। ये है मनह, और इधर आ गया ताप, और क्या बनेगा? मनस्ताप। इस तरीके से यहां तक बात समझ में आ गई। नमस्कार और नमस्ते, पुरस्कार, श्रेष्ठकर, भास्कर, भास्पति, तिरस्कार, परस्पर, वाचस्पति, वनस्पति, मनस्ताप। अब इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं उसके बाद मैं आपको इस नियम को एक व्यंजन संधि में जो पढ़ाया था उससे मैं तुलना कराऊंगा कि देखो कहां गलती होती है और कहां पेपर सेटर आपको फंसा सकता है। चलिए, यहां तक तो बात हो गई। अब इसके अंदर एक और बात जो मुझे बतानी है। मैंने एक बात कही थी, इस संधि में अपवाद की बात कर रहे थे, तो अपवाद क्या है वो देखिए। और अपवाद ये है, अपवाद ये है मन, और इधर आ गया कामना है, का मनोकामना आ गया। कायदे से मनस्कामना होना चाहिए पर नहीं होगा, मन कामना ही लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अपवाद है। कोई सवाल करेगा, मुझे पता है कि नहीं सर, अब ये आपने कहा था कि आन इसके बाद क प स दिख जाए तो फिर तो स आ जाना चाहिए, तो फिर ये मन प्लस कामना मनस कामना क्यों नहीं हुआ? ये नहीं है, क्योंकि वो मन की संधि थी, और मन की संधि के साथ हम घोष ध्वनि पढ़ रहे, और अचानक क्या आ गई? अघोष। तो इसलिए उसकी संधि नहीं बनाई, और उसको संधि न बना करके उसको शुद्ध रूप में क्या स्वीकार किया गया है? मन कामना। ये इस नियम के संदर्भ में ये क्या माना गया है? अपवाद। चलिए एक बार इसको आप लिख लीजिए, फिर अंतिम हम नियम पढ़ लेते हैं। और तब तक मैं ऑनलाइन जिन्होंने 63 क्वेश्चन भेज दिए, देखते हैं क्या सवाल कर रहे हैं। देखिए, क्लास अगर अटक रही है तो ये तो कोई टेक्निकल एरर है, समस्या है, उसका तो मैं भी कुछ नहीं करता। कल भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, आवाज भी रुक रुक कर आ रही है। इस पर मैं बात करूंगा मैं सर से, क्योंकि यहाँ ये जो हमें जो माइक दिया गया है इसमें भी कोई न कोई मिस्टेक है। बाकी तो कोई क्वेश्चन
संधि से संबंधित चलो नहीं है आपका अभी फिलहाल। गुरुजी अभिषेक जी बहुत बढ़िया आपने लिखा है। क्या लिखा है गुरुजी? मैंने आपके लिए 2 शब्द लिखे हैं, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, मिले फुर्सत तो किताबें खोल बैठ जाते हो, कठिन परीक्षा से होकर गुजरते हो, फिर आप विद्वान कहलाते हो। क्या बात! अभिषेक जी आपकी बातों से मैं गदगद हो गया और बहुत बढ़िया लिखा आपने, अच्छी बात है। अब जो ये लिख रखा है उसको भी आप लिख लेना, ठीक है? दिक्कत तो इसमें कोई आवाज में आ रही है या क्या है? और स्क्रीन अटक अटक के चल रही है ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, इसको पिक्सल कम कर दोगे तो थोड़ी सी नेट की इनके इश्यू नहीं रहेगी, है ना? हाँ, ये मुझे ही सिखा दो थोड़ा। हाँ। ओ, कौन है ये? गंगाराम जी, संस्कृत का संधि क्या होगा भैया? संस्कृत की संधि पढ़ा तो दी मैंने, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु, तो क्या होगा? संस्कार, संस्कृत, संस्करण, बहुत सारे उदाहरण पढ़ा थे ना, तब कहाँ थे भैया? अभिषेक अतः धनेव, कुछ नहीं करना है इसमें, तो स्वर लोप है, विसर्ग का लोप होता है। अतः धन एव और विसर्ग लोप हो जाएगा और इसको सिर्फ लिखेंगे अतएव, बस ऐसे। यस धन इच्छा, स्वर लोप, विसर्ग लोप। मैं इसके बाद जो शब्द है वो भी बता देता हूं। मन धन उच्छेद, मनुच्छेद, किताब में दे रखा, आप देखना। हाँ, चले। हाँ, निसंतान, बिल्कुल अभी इसको ले आते हैं, टेंशन मत लो अरविंद जी। अभी इस निसंतान और बहुत सारे शब्द पढ़ाने हैं अभी, अभी पढ़ा लेते हैं, सब क्लियर कर लेते हैं। हो गया कंप्लीट? ओके, कॉपी बंद कर लीजिए। अब आपको लिखना नहीं है। ओके, चलिए, ये दूसरे नंबर का स हो गया हमारा। अब बचा हमारा तीसरे नंबर का स। इस स को पढ़ने से पहले मैं एक नियम को वापस बैक कर रहा हूं, क्योंकि गलती कहां हो सकती है आपसे। एक मैंने नियम ये पढ़ाया, विसर्ग से पहले ई, विसर्ग से पहले ई, और सॉरी, विसर्ग से पहले उ, और इधर क्या था? घोष, घोष ध्वनि। तो विसर्ग किसमें बदला था? र में। याद करो, आशी धनवाद, ज्योति प्लस मय, याद आ गया?
इस नियम में हमने पढ़ा। ये इसी तरीके का मिलता जुलता नियम है, इसे मैं पहले इस पर बात कर रहा हूं। अब जो नियम है वो नियम क्या कह रहा है, अगर विसर्ग से पहले ई की ध्वनि या विसर्ग से पहले बड़ी ई की ध्वनि है, ओके, और विसर्ग से पहले ओ की ध्वनि है, लेकिन यहां घोष ध्वनि, अब यहां कौन सी ध्वनि है, अघोष। और अघोष में भी विशेष तौर से, क्योंकि बहुत सारे अघोष है लेकिन ज्यादातर उदाहरण कौन से मिलते हैं, मैं डायरेक्ट वही पढ़ा लेता हूं। क, प, स, ये टमाटर वाला है ना, ये सारे कौन है, हमारे अघोष है। तो ये विसर्ग जो है वो सीधा किस में बदलेगा, श। किस में बदलेगा, श में। चलिए उदाहरण ले लेते हम, जैसे ये एक शब्द है बही और इधर आ गया का, क्या बनेगा, बहिष्कार। इस तरीके से बनेगा बहिष्कार। बही प्लस कार से क्या बना, बहिष्कार। इसी प्रकार से देखिए ये एक शब्द है आवी और इधर आ गया कार, क्या बना, आविष्कार। इस तरीके से। इसी प्रकार से देखिए ये चतु और इधर आ गया कोण और ये बनेगा चतुष्कोण, चार कोणों का समाहार। इसी प्रकार से देखिए ये चतु और इधर आ गया काष्ठ और ये चतुष्काष्ठ। इसका मतलब क्या पहले समझ लीजिए। चतु का मीनिंग होता है चार, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और ये कहा जाता है दहलीज। हमारी दहलीज में चार लकड़ियां होती है ना, उसको, तो वो चार लकड़ियां बना हुआ समूह है, इसलिए उसको चतुष्काष्ठ कहा जाता है। चतुर्धन काष्ठ क्या बनेगा, चतुष्काष्ठ। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये एक शब्द है चतु और इधर आ गया पथ, चतुष्पथ। चतु का मीनिंग चार, पथ का मीनिंग चार रास्ते जहां मिलते हो उसे क्या कहते हैं, चौराहा। शाबाश। ये देखिए ये चतु और इधर आ गया पद, तो ये क्या बन जाएगा, चतुष्पद। चतुर्धन पद से क्या बनेगा, चतुष्पद। एक सबसे बढ़िया उदाहरण बता रहा हूं जो मैंने वैसे टेस्ट के लिए बचा के रखा, परंतु मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो टेस्ट, मास्टर टेस्ट, जब पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी उसमें आपको मिलेगा वो शब्द। ध्यान रखना वो टेस्ट में आएगा। 100 क्वेश्चन लगभग मैं आपको दूंगा। कितने क्वेश्चन, बिल्कुल। मास्टर टेस्ट जो हमारा संधि का होगा, उस टेस्ट में अब तक मैंने जितने आपके टेस्ट लिए उनमें से 80% प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 80% प्रश्न आएंगे, और कुछ अलग से भी होंगे। इस तरीके से उसमें मैं 2 प्रश्न दूंगा। एक प्रश्न में आपको पूरे संधि का विहंगम पार्ट पूछूंगा जिसमें शब्द मिलेंगे और उसका आपको संधि विच्छेद करना, लगभग 70 के करीब। और दूसरा प्रश्न वो होगा जिसमें शब्द टुकड़े किए हुए होंगे और आपको जोड़ना होगा, वो 30 के करीब होंगे। तो टोटल मिला लोगे तो कितने हो जाएंगे, 100, मतलब अप्रोक्स 100 के करीब मतलब आपको क्वेश्चन दूंगा। तो मेरी ये कोशिश है कि आप मुझे वो दिन बता देना कि सर हम इस तारीख को, क्योंकि जैसी संधि आज लगभग हम समाप्ति की तरफ है, फिर उसके बाद कि सर हम इस दिन आपको वो मास्टर टेस्ट देना चाहते हैं। वो मास्टर टेस्ट आप समय लेना 2 दिन 4 दिन, लेकिन वो टेस्ट देना जरूर। कोई जरूरी नहीं है क्लास में लो, उस टेस्ट को लिख करके आप घर पे ईमानदारी से सोल्व कर लेना। अगले दिन जब मैं आऊं तो मैं उसी टेस्ट को रेंडमली पूरा अपनी तरह से उसको सोल्व कर दूं, ताकि फिर अपने आपके उत्तर और मेरे उत्तर सेम है या नहीं आप खुद आकलन करना कि आपकी वास्तविक स्थिति हमने संधि में जो पढ़ी। जबकि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इतने क्वेश्चन यहां से देने वाला हूं, तो फिर आपको एक प्रकार से आपकी तैयारी ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि मैं 100 में से 90 से ऊपर नंबर लेकर आऊं, क्योंकि पेपर तो आपके सामने आ गया। कोई ये कहे सर ये क्वेश्चन आपको दिए गए, इसी में से आपको पूछा जा रहा है, तो फिर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बात समझना, स्वयं का आकलन करना। खैर वो अपन करेंगे उसके बाद। वो मास्टर टेस्ट है, वो बहुत अच्छा टेस्ट है, उसको आप देना जरूर। चतुर्धन पद वो पीपीटी में मैं लेके आऊंगा, उसी में हम सोल्व करेंगे। चतुर्धन पद से क्या बन गया, चतुष्पद, जो 4 पैर वाला होता है।
उसको, ये मैं आपको समास में भी पढ़ाऊंगा। जिसके 4 पैर होते हैं उसे चतुष्पद कहा जाता है। नंबर 1, जितने भी मवेशी हैं उनके कितने पैर हैं? गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब 4 पैर वाले, वो चतुष्पद कहलाते हैं, 4 पैर होते हैं। टेबल, कुर्सी, इनके भी 4 पैर होते हैं, है ना, वो भी चतुष्पद है। इसके अलावा आप देखिए खाट, उसको भी क्या कहा जाता है? चतुष्पद। जिसको चौपाया कहते हो आप देसी भाषा में, 4 पैर वाला है ना चौपाया, उसको भी कहा जाता है। माचो कहते हो वही है ना, तो वही 4 पैर होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाँ उसमें वो बहुब्री समास में क्यों है। चौपाया जो शब्द है वो बहुब्री समास में क्यों है? क्योंकि जिसके 4 पैर होते हैं, ये संख्यावाची शब्द है। 4 पैर तो टेबल के भी होते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, घोड़े के भी होते हैं, गधे के भी होते हैं। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, चारपाई जो शब्द आता है, वो चारपाई सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है? खाट के लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि और किसी को देखो, कुर्सी है वो भी 4 पाई है क्योंकि उसके 4 पैर है, टेबल है उसके भी 4 पैर है, गधा है उसके भी 4 पैर है। तो कोई मेहमान आ जाए यूं कहे भाई साहब 4 पाई लाना, तो क्या गधा तो नहीं लाएंगे? कहा इस पे बैठ जाओ, है ना, वो खाट ही है। इसका मतलब 4 पाई किसके लिए रूढ़ हो चुका? खाट के लिए। तो जब कोई शब्द किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है ना, वो बहुब्री समास बन जाता है। जब हम समास की बात करेंगे तब इस पर बहुत गहराई से बात करेंगे। चतुर्धन पद क्या बन गया? चतुष्पद। तो जो मैं जो बात कर रहा था वो इस नियम के बात कर रहा था मैं, कि वो शब्द आपको परीक्षा में क्या पूछा गया और कहाँ लड़के गलती करने की संभावना करेंगे। वो ये ज्योति प्लस मय, बताओ क्या बना? ज्योतिर्मय, ये है ज्योति वाला शब्द। लेकिन इसी ज्योति के साथ दूसरा शब्द और आएगा, वहां आप गलती कर दोगे। वहां पे भी आप ज्योतिर लिख दोगे, लिख करके भी आ जाओ, क्योंकि हम तो एक ही पढ़ के आए अभी। लेकिन वो पेपर में इस तरीके से आ जाएगा, ज्योति प्लस पिंड, तो अब ज्योतिर्पिंड नहीं होगा, ज्योतिष पिंड होगा। लेकिन अगर ये नियम नहीं पढ़ते हैं, इसके साथ ये पूछ दिया जाता तो अपने दिमाग में ज्योति धनलिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्योति प्लस मय, ज्योतिर्मय, तो हम ज्योतिर्पिंड करके आ जाएंगे। पर नहीं, ध्यान रखना, प क्या है? अघोष है। अघोष का स्थान तो यहाँ नहीं है, अघोष यही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये आ जाएगा ज्योतिष पिंड, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसी के साथ एक और ज्योति और ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्योति और इधर आ गया पुंज, तो क्या आ जाएगा? ज्योतिष पुंज, इस तरीके से शब्द बनेगा। ज्योति धन पुंज से क्या बना? ज्योतिष पुंज। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब इस शब्द के साथ एक अपवाद, जो कहां गलती हुई है पूर्वजों से, उसकी बात करें। आयुधन वेद क्या बना? आयुधन विज्ञान क्या बना? तो कायदे से आयुधन मान क्या होना चाहिए? आयुर्मान होना चाहिए था, लेकिन हम क्या बोलते हैं? आयुष्मान। तो हमारे जो जिन्होंने व्याकरण लिखी, उन्होंने देखा यार इस आयुष्मान शब्द को हम कहाँ रखें अब, क्योंकि यहाँ तो श की ध्वनि आ रही है और यहाँ म तो गोश ध्वनि है। बात समझ रहे चीज को आप? तो यहाँ आयुष्मान और एक शब्द और है वपुष्मान, वो श की ध्वनि के कारण हम यहाँ पर रखते हैं। लेकिन इस नियम के संदर्भ में वो क्या है? अपवाद है। हम अघोष की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपको ये शब्द पूछे इनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये संधि विच्छेद के लिए लिखा जाएगा आयु धन मान, और क्या बनेगा? आयुष्मान। और इसी तरीके से बनेगा वपु धन मान, क्या बनेगा? वपुष्मान। और इसका मीनिंग है सुंदर शरीर वाला। वपुष्मान का मीनिंग क्या होता है? सुंदर शरीर। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, ये तो बात हो गई किस संधि की? इस विसर्ग संधि की, श की। अब इसके अंदर दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, और वो याद रखनी है उपसर्ग के समय जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, क्योंकि ये उपसर्ग का अगली जब हमारी क्लास जब होगी, उपसर्ग के टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है इस संधि के नियम में ही। लेकिन कुछ किताबों में यह भ्रांतियां हैं, कुछ किताबों में इसको अच्छे तरीके से भी समझा रखा। तो फिर ये क्या होता? कोलाइड होता नियम। तो वो नियम क्या है उसको छोड़ो, हमें कंपटीशन में अपना आंसर राइट करना है, विद्वान मैं अभी पहले कह रहा हूँ, हमें तो अपना उत्तर राइट करना है। उसके लिए आपको दो बातें कंप्लीट करनी है। देखो, एक हमारा उपसर्ग निकलता है निस,
और एक उपसर्ग निकलता है दुस। ये कम्बक आपको 4 तरीके से परीक्षा में मिलेंगे दोनों, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। 4 किस तरीके से मिलेंगे वो बता रहा हूं। ये निस जो है आपको जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा आपको ऐसा मिलेगा शब्द में। ये निसंतान, ठीक है। यही निस आपको ऐसा भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी यही निश आपको इस रूप में भी मिलेगा, जैसे देखिए निश्चय, ठीक है। यही निश ऐसे भी मिलेगा, जैसे निष्पाप। वो क्यों मिलेगा वो मैं बता रहा हूं। ये कहां पर है, वो ये रहा। इस नियम विसर्ग से पहले एक ही ध्वनि, अघोष क प स। तो यहां वास्तव में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी कह रही है उसमें तो ये नि ह धन पाप और क्या बन गया, निष्पाप। इस तरीके से शब्द बना हुआ, लेकिन कुछ किताब में इसका संधि विच्छेद निस्धन पाप किया हुआ, वो आपको राइट नहीं करना है। वो स को विसर्ग में बदल रहे हो, इसको बदल रहा है, अपने इसको नहीं मानना, नियधन पाप ही करना। इससे रिलेटेड कितने उदाहरण बन रहे, पहले वो इसको क्लियर कर लेते। तो इसी तरह दुष्ट भी बनेगा। तो देखिए ये दूह और ये है फल, तो बड़ा क्या बनेगा। अब आपको कि सर फ तो आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन फ तो अघोष है कि नहीं, पहले ये बताओ। प फ दूसरे नंबर का ना, अघोष है। इसी प्रकार से देखिए ये नी ह और ये कलंक क्या बन जाएगा, निष्कलंक। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये नी ह और इधर आ गया पक्ष, निष्पक्ष, निष्पक्ष, निष्पाप, निष्फल, निष्पक्ष, निष्पादन, निष्कलंक, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण बनने वाले। तो हम बात कर रहे थे इस शब्द की ये वाली। तो अब देखिए ये आपके कितने हो गए, 4। इसमें आपको देखिए क्या याद रखना है। नंबर 1, निष्पाप, निश्चय, निसंतान, निसंतान, किसी भी टाइप का हमें शब्द मिल जाए, सेकंड ग्रेड में आया है और वहां बोर्ड में गया, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये किसी भी प्रकार का स आओ चाहे विसर्ग आओ, उपसर्ग अगर आपसे पूछे आपका आंसर क्या होगा, निस। एक ही बस स्वर में हमें निस राइट करना। एक बात तो। दूसरी बात, अगर इन शब्दों में आपको संधि पूछ ली जाए तो आपकी संधि विसर्ग माननी होगी। कौन सी माननी होगी, विसर्ग। और हर हाल में इसका संधि विच्छेद करने के लिए इसको नियम में बदल देना। किस में बदल दोगे, नियम में। तो निसंतान का संधि विच्छेद होगा निय प्लस संतान, और निश्चय का संधि विच्छेद निय प्लस चय, निश्चय। और निष्पाप का नियधन। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से दुष्ट के लिए बात करें तो ये दुष्ट आपको ऐसा मिलेगा, जैसे देखिए दुस्साहस, और ये इस तरीके का भी मिलेगा जैसे दुह। क्लियर हो गया, ऐसा भी मिलेगा ये, क्योंकि ये दंत ध्वनिया है। और ये ऐसे भी मिलेगा जैसे दुष्चरित्र, और ये दुष्ट के रूप में भी मिलेगा जैसे दुष्कर्म। ओके, तो अब बताइए अगर दुष्कर्म का मुझे संधि विच्छेद करना है तो हम किससे करेंगे, दुह से करेंगे। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। अब आप कहोगे सर ये किधर है, तो ये रहा नियम हमारा, अभी पढ़ाया इसमें। ये रहा, विसर्ग से पहले उ और कौन आ जाए, सॉरी, विसर्ग से पहले उ और अघोष कौन ध्वनि आ जाए, विसर्ग किसमें बदलेगा, श में। तो अब आप देखिए ये आ जाएगा दु और इधर आ गया
कर्म, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में, और ये बन जाएगा दुष्कर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो और आगे चलते वापस इसमें। और अगर आपसे उपसर्ग पूछे तो क्या लिखोगे? यहां तक बात क्लियर हो गई। तो दुस और नुस, सॉरी निस और, हाँ होता है कई बार, होता है, मैं भी एक इंसान हूँ, गलती तो हो जाती है उच्चारण में। हाँ, तो निस और दुस, वो क्या है कि वो राक्षस थे, वो मेरे दिमाग में वो आ गए, इसलिए मुझे वो राक्षस वाले नाम याद आ गए। ठीक है ना? तो निस और दुस 22 उपसर्ग है, उसमें से ये 2 उपसर्ग तो आपने यही क्लियर कर दिए। इन्हीं को हम उपसर्ग के टॉपिक में और गहराई से उदाहरणों को भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ अपवादों पर, जो स्वर संधि के अपवाद थे जिन पर मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि अब संधि की अंतिम क्लास है, तो जो जो खास खास पार्ट रह गया उस पर हम बात कर लेते हैं। चलिए मैं वापस आपको स्वर संधि की तरफ ले जाऊं। स्वर संधि में याद करो, अ और अ मिलके क्या बनाता था? आ की ध्वनि आती थी, है ना? तो हिसाब से देखिए, ये एक शब्द क्या लिखा है? ये मूसलाधार, और इसका संधि विच्छेद होता है मूसल प्लस धार, मूसल प्लस आधार। देखिए अ और अ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये मूसलाधार संधि विच्छेद हो गया, परंतु ये संधि विच्छेद अशुद्ध है। चलिए अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं कि मूसलाधार का संधि विच्छेद कैसे होगा, और ये संधि विच्छेद नहीं हुआ तो फिर ये अपवाद के दायरे में क्यों आया। ठीक है, देखिए पहले तो मूसलाधार का मीनिंग क्या होता है ये जानना जरूरी है। ये शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई होगी? गर्मियों के दिन थे और किसी व्यक्ति ने सैलून में जा करके पूरा मैदान साफ करवा दिया। ठीक है ना? है ना? टकला बन गया, और फिर उसको उम्मीद नहीं थी, थोड़ा सा बाहर गया, अचानक उसके टकले सर पर किसी ने टाप से मारी। ठीक है ना? उसने देखा, आओ देखा यार इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। फिर थोड़ा आगे गया और उसके टकले सर पे एक और टाप से पड़ी। बोले यार कौन है मुझे बार बार मेरे टकले सर पे मार कर रहा। फिर थोड़ा आगे गया, एक और टाप से पड़ी। तो देखा कोई तो है जो मुझे ये बार बार टारगेट कर रहा है ना? चौथी बार जब उसके टकले सर पे टाप से पड़ी, तब उसने ऊपर की तरफ देखा। ऊपर की तरफ देखा तो वो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे थी जो धार के रूप में थी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे। तो उसने कहा, उसने क्या कहा, अरे ये तो मूसल के समान मेरे ऊपर धार पड़ रही है। मूसल जानते हो? अदरक कूटने वाला, धान कूटने वाला, मिर्च या हल्दी कूटने का जो होता है ना, उसको मूसल कहा जाता है। आज इसकी एक कहानी सुनाऊंगा आपको, पहले कहानी सुना दे। हाँ, मूसल, आपने एक वो लोकोक्ति सुनी होगी कि ओखली में सिर दिया मुसलों से क्या डरना, और प्यार किया तो मुगलों से क्या डरना, है ना? तो मूसल के समान धार, तो ये देखिए पहले इसको क्लियर कर देते फिर उस पर बात करेंगे। तो देखिए उसने देखा, अरे ये तो मूसल के समान क्या पड़ रही है? धार। तो धार पड़ रही है, तो आप जब कभी किसी को मार पड़ती है ना, तब अपने स्वर में दीर्घीकरण आ जाता है। आप देखना, कोई बच्चा रोता है करते नहीं, ऐसे नहीं रोता। और रोएगा कैसे? वो कैसे रोएगा? चिल्लाएगा, बहुत चिल्लाएगा ना। बोगड़ो है जिसे। तो हाँ, रो लो रो। कौन बढ़िया रोता है? बढ़िया। हाँ, तो देखिए मूसल प्लस हाथ। अब इस कायदे से देखो, यहाँ अ है लेकिन यहाँ व्यंजन है, तो फिर ये आ की ध्वनि कैसे आ गई? ये है मसला। आ कैसे आ गया, ये ध्वनि कैसे आई? इसलिए ये अपवाद है। इसलिए क्या ये अपवाद है, ये स्वर संधि का अपवाद है। मूसल के समान जब धार पड़ती है उसको मूसलाधार कहते हैं। बारिश जब तेज होती है, बहुत तेज बारिश होती है, बड़ी बड़ी बूंदे गिरती है, तो हम कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। अब समझ में आ गया मूसलाधार का? वही टकला मेरे को मिला था रास्ते में, मैंने उसको नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो बहुत मस्त लड़का है, मैं प्रिय स्टूडेंट, वो मेरे को मिला। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है क्या?
कोई तकलीफ नहीं है। देखा कुछ तो तकलीफ होगी यार। बोले कोई तकलीफ नहीं है, मैंने गर्मी होती है मैं छाता लेके जाता हूँ बढ़िया आराम से राजा की तरह, अच्छी बात है। बरसात होती है तो यही छाता मेरे काम हो जाता है। मैंने कहा सर्दी होती है तो कुछ नहीं टोपा पहन लेता हूँ बढ़िया ऊनी, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है, कुछ तो तकलीफ होगी, सिर्फ एक ही तकलीफ है, सुबह जब उठता हूँ तो पता नहीं पड़ता है कमबख्त मुंह कहाँ तक है, मैं यहाँ तक कर देता हूँ। अब ठीक है ना, चलो हम बात कर रहे हैं। देखो इस कहानी को सीरियस मत लेना, कहानी जो कह रहा हूँ कहानी के पीछे कुछ न कुछ भाव होते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं अपने विद्यालय जा रहा था तो एक दुखियारी अबला सी महिला वहां बैठी हुई थी जिसको कहते हैं पंडिताइन। वो पंडिताइन बैठी हुई थी और पनघट पे पानी भर रही थी और अपना दुखड़ा रो रही थी। तो शिक्षक मन व्याकुल हुआ, व्यथित हुआ और मैंने उसको पूछा क्या समस्या है, क्यों रो रही? बोले क्या बताऊं गुरुजी, मेरे जो पंडित जी हैं, मतलब वो उनके स्वामी, वो किसी न किसी मेहमान को रोज ले आते हैं घर पे, रोज मेहमान को ले आते हैं घर पर, और घर में वो रोज भिक्षा मांग करके लाते हैं और कुछ है नहीं, और रोज उनको मुझे खाना बना के खिलाना पड़ता है। एक तो पहले से हम गरीब हैं, ऊपर से किसी मेहमान को लेकर के आना। भाई आपके पास सामर्थ्य है तो आप खिला सकते हो, लेकिन इतना मेरे पास सामर्थ्य नहीं, मैं तंग आ चुकी हूँ उनके रोज रोज के मेहमान आने की वजह से, आप कुछ करिए इसका। मैंने कहा मैं हूं। मैंने कहा अरे आप तो किसी चीज को किसी से जोड़ फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसको एक आइडिया बताया पंडिताइन को। मैंने कहा आपके बार पंडित जी घर पे आए मेहमान को लेकर के, तो तू ये कार्य करना, अब कभी ये समस्या आएगी नहीं, ठीक है? तो उसने घर के आंगन में बाहर बैठ करके पंडित जी का इंतजार करना उचित समझा कि आ रहे नहीं कितनी देर में। दूर से पंडित जी आते देख गए और उनके साथ हमेशा की तरह एक की जगह इस बार दो मेहमान। कितने मेहमान थे? हमेशा तो एक लाते थे, अब की बार कितने ला रहे थे? दो मेहमान आए, दो मेहमान आ रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अब क्या करें, तो उसने तुरंत मेरी बात जो थी वो समझ में आ गई उसको। तुरंत जाते ही बरामदा होता है जैसे अपन घर में प्रवेश करते हैं छोटा सा है ना, उसको हॉल टाइप, वहां हॉल में अपने मुसल, जानते हो आप मुसल, उस मुसल को उस डंडे को वहां रख दिया दीवार पे, एक फूल माला चढ़ा दी, तिलक लगा दिया और आराम से पालती मार करके आसन लगा करके वो बैठ गए। पंडित जी आए, पंडित जी आए तो पहले वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये पंडिताइन आज ये क्या कर रही है, ठीक है? तो जाते ही पंडित जी ने पंडिताइन को कहा कि आज हमारे मेहमान आ गए, आज क्या इनका खाने का प्रबंध करना है, तो मैं पूजा पाठ और ये सारा संध्या वंदन कर लेता हूँ, हाथ मुंह वगैरह धो करके क्लियर होता हूँ, तब तक तुम इनका खाने का प्रबंध करो। तो ठीक है, पंडित जी तो गए उधर ही, थोड़ी देर हुई नहीं और वो जोर जोर से बोलने लगे और घंटी हाथ में लेकर के ऐसे बजा करके बोलने लगे, हे मुसल देवता, क्या मुझसे पाप करवा रहे हो, क्यों मुझसे इतनी ये तकलीफ दे रहे हो, मैं कैसे कहूँ क्या कहूँ, अब मुझे ये सहन नहीं हो रहा है कि ये पंडित रोज किसी न किसी को मेहमान को ले आते हैं, खाना खिलाते हैं और इसी मुसल से उसको मारते हैं, पीटते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। ये मुझसे देखा नहीं जाता, ये पाप मुझसे नहीं होगा, इसलिए अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। वो दोनों मेहमान इस बात को सुन रहे थे। उसने देखा यार ये पंडित बड़ा खतरनाक है कि अपन को यहाँ बुला करके लाता है और फिर ये इसी मुसल से अपन को मार पड़ेगी। तो बोले कि अपन तो यहाँ से सरपट भागने में ही फायदा है। तो वो दोनों अतिथि भागने लगे, भागने लगे तो पंडित जी तुरंत निकले और पंडिताइन से कहा कि ये क्यों जा रहे हैं? कि बोले कि ये मुसल मांग रहे थे, मैंने इनको मुसल दिया नहीं। कि बोले पगली मेहमान है, भगवान के समान है, तुमको मुसल दे जाना चाहिए था। पंडित जी ने मुसल पकड़ा और बोला मैं आ रहा हूं। अरे ले लो, अरे लेके जाओ मुसल, लेके जाओ मुसल। अब पीछे पीछे पंडित जी ने आगे आगे अतिथि वो दौड़ते गए, फिर वो नजर ही नहीं आए। फिर पूरे गांव और आसपास में ये चर्चा फैल गई, ये पंडित सब मेहमानों को घर पे बुलाता और मार पड़ती है मुसल से। उसके बाद इनका कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं करता। बात समझ में आ गई?
फिर थोड़े दिन बाद वो पंडिताइन वापस मिली मुझे पनघट पे। फिर मैंने कहा आजकल आराम। वो बोले गुरुजी आपने क्या बात बताई। इसलिए टीचर से कभी पंगा नहीं लेना, टीचर से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तब जा करके वो वहां उस जगह पर पहुंचते हैं ना। खैर, तो होता है, कई बार होता है। तो चलिए, मुसल प्लस दार क्या बन गया? देखो इस मुसल ने आपको कितनी बात सिखा, अब याद रहेगी कि हाँ सर ने कभी ऐसी बात कही। अगला देखिए, एक और शब्द है, ये है सत्यानाश। ओके, इसका संधि टाइम हो गया। ये है सत्य और ये है अनाश। ठीक है, और अब ठीक है, चलिए, ये नियम बता रहा है कि सत्यानाश का संधि विच्छेद सत्य धन अनाश दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? सत्यानाश। लेकिन वास्तव में सत्यानाश का मीनिंग क्या होता है? सत्य का जब नाश हो जाए वो सत्यानाश है। तो ये सत्यानाश, सत्य का जब अनाश, जब नाश ही नहीं हो रहा है तो वो सत्यानाश कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये संधि विच्छेद तो सही नहीं है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन नाश। तो फिर यहाँ अ है और ये न है, तो फिर ये आ कहां से आ गया? ये अपवाद है। आई बात समझ में? तो सत्यानाश का संधि विच्छेद सत्य धन नाश करना है, सत्य धन अनाश नहीं करना। इसी तरीके से देखिए, यह है दीनानाथ विजयनाथ चौहान। दीनानाथ, अगर हम दीनानाथ का संधि विच्छेद करें तो दीन प्लस अनाथ, ये तो कायदे से लग रहा है दोनों शब्द सार्थक है, अ और अ मिलके आ बन जाता है। दीनानाथ का अर्थ होता है दीन, यानी होता है गरीब। हमारे हिंदी में भी क्या है, एक शब्दों के माया जाल है। मरण है कि कौन सा शब्द किधर है, क्या है सही, कौन सा तुम बताओ? फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। हाँ, ये दिन का अर्थ अलग है, ये दिन का अलग है। इस दिन का अर्थ होता है दिवस। मैं उस दिन से पढ़ा रहा हूं जिस दिन से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, ऐसे उदाहरण बता रहा हूं, हो सकता है जन्म हुआ हो। और दीन का अर्थ होता है गरीब। दीन का अर्थ गरीब है। सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने इस दीन को क्या अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया। उसमें एक पंक्ति आती है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पाऊं। ये बात कही कि दीन दशा, गरीबी की दशा है ना। वो एक सुदामा आता द्वार पर है ना, शीश पका न जगा तन पे प्रभु। तो दीनानाथ का मतलब दीन प्लस अनाथ नहीं हो सकता। बेचारा एक तो पहले से दीन है, गरीब है, ऊपर से अनाथ है, नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? ये इसका संधि विच्छेद होगा दीन धन। हाँ, जो गरीबों के नाथ है उसे हम क्या कहेंगे? तो फिर ये आ कैसे आ गया? ये अपवाद। इसी प्रकार से देखो, ये है विश्वामित्र। विश्वा, ये भी कंपटीशन में आया हुआ है, और इसका संधि विच्छेद करें तो ये विश्व धन अमित्र। विश्व धन अमित्र, अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ। ठीक है, अब विश्वामित्र का मतलब होता है जो संपूर्ण विश्व को मित्र की तरह माने, या संपूर्ण विश्व जिसके लिए मित्र हो उसको विश्वामित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, संपूर्ण विश्व जिसके लिए अमित्र यानी दुश्मन हो, तो क्या वो विश्वामित्र हो सकता है? नहीं। तो फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व धन मित्र। तो फिर ये आ कैसे आ गया? ये अपवाद। ये सारे के सारे क्या है? अपवाद है। ये दीर्घ संधि में दीर्घीकरण हमारे पूर्वजों ने इनका उच्चारण कर लिया। ऐसे अष्टावक्र भी है। अष्टावक्र एक शब्द है, अष्टधन वक्र है, ठीक है। लेकिन अष्टधन, ये टा लिखना आप, अष्टावक्र, और इसका संधि विच्छेद होगा अष्टधन वक्र। जो 8 जगह से टेढ़े हुए उसको अष्टावक्र कहा जाता है। ये बहुत अच्छे ऋषि भी हुए। कैसे देखिए, ये अष्टादश, तो ये भी हो जाएगा अष्टधन 10, और आ का इसमें क्या हो गया? आगम हो गया, इसलिए ये बन गया अष्टादश। बात समझ में आ गई? अब कुछ शब्द ऐसे हैं, हालांकि आपके नहीं आएंगे, लेकिन आपको सतही ज्ञान हो जाना चाहिए। हिंदी में संधि, अभी तक संधि जो हम पढ़ रहे थे ये संस्कृत की थी। हिंदी की संधि के कुछ शब्द हैं अलग तरीके से, उस पर अपन बात कर लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं। मुझे याद है पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये प्रश्न आए थे, कभी, अभी, जभी और तभी।
ये हिंदी के शब्द हैं और इनका संधि विच्छेद पूछ लिया तो आपको भी इसका पता होना चाहिए। ये इनमें कोई नियम नहीं है, ये किस तरीके से बने। हिंदी वैसे हिंदी के शब्दों को संधि में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। कभी शब्द बना है कब ही, कब प्लस ही से, तो बार बार कब ही ना कह करके हम क्या बोलते हैं, कभी। ये ध्यान रखना, ये शब्द बना है कब और ही से। इसी प्रकार अभी शब्द बना है अब प्लस ही से, और जभी शब्द बना है जब प्लस ही से, और तभी शब्द तब प्लस ही से शब्द बना हुआ। ये ध्यान रखना इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए ये एक शब्द है घोड़ा, और ये है दौड़, तो ये बनता है गुड़दौड़। क्या बनता है, गुड़दौड़, यानी घोड़े की दौड़। तो अब गुड़दौड़ का संधि विच्छेद गुड़ प्लस दौड़ नहीं करेंगे परीक्षा, घोड़ा प्लस दौड़, क्योंकि घोड़े की दौड़ होती है, तो घोड़ा जब दौड़ता है उसको गुड़ दौड़ कहा जाता है। इसका कोई नियम नहीं है, बस ये घोड़ा प्लस दौड़ से बना हुआ क्या शब्द है, गुड़ दौड़ शब्द बना हुआ। इसी तरीके से देखिए एक आपने ये शब्द पढ़ा होगा पनवाड़ी, जो पान का काम करता है, पान बनाने का काम करता है। तो यहां मूल जो ध्वनि है वो कौन है, पान, और इधर क्या आ गया, वाड़ी। तो अब देखिए पान का पन बन गया। कैसे बन गया, हमने अपने मुख सुख के कारण हमने पन बना लिया। तो ये शब्द बना कैसे, ये जानना जरूरी है। वो संधि का कोई नियम नहीं है कि ये पान और वाड़ी को जोड़ के पनवाड़ी, तो इसी प्रकार से खानवाड़ी खनवाड़ी बन जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के शब्द हैं, वो अपनी तरफ से बन गए। तो ये हिंदी के शब्द कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर आप लोगों के नहीं पूछेंगे, ये तो फर्स्ट ग्रेड और वगैरह इनमें पूछने, क्योंकि उनका पूरी सब्जेक्ट पढ़नी होती है, तो उनको पूरा डिटेल उनको पता होना चाहिए हिंदी के बारे में, इसलिए पूछ ले जाते हैं। सब इंस्पेक्टर में 200 नंबर की हिंदी आती है। कितने नंबर की आती है, इसलिए ये अपेक्षित हो जाता है कि 200 नंबर की, क्योंकि आपके तो मात्र 15 प्रश्न आएंगे और वहां 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 100 प्रश्नों में हिंदी पूरी जोखनी है, व्याकरण पूरा बताना है तो बच्चे को, तो इसलिए वो डीपली नॉलेज पूछा जाता है। तो ये कभी कभी उसमें पूछ दिए जाते हैं, तो मैंने आपको ये ऐसे बता दिया है, ये आपके वैसे आने वाले नहीं है। तो ये हमारे कुछ अपवाद थे, और ये आपके विसर्ग संधि से संबंधित कुछ नियम बचे हुए थे। तो अब हाँ कोई बात नहीं, यहां से लिखना बाकी है ना आपके। ओके, तो कल आते ही अपनी विसर्ग संधि का पार्ट जो लिखना है उसको लिख लेना, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास अगले टॉपिक को लेकर।